शौहर मुझ पर और घर के नौकर पर शक करता रहता और मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर शौहर ने मुझे तलाक दे दी। अब तलाक के बाद मैं कहाँ जाती, इसलिए अपने भाई के घर चली गई तो भाई ने भी मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि तुम एक बदकिरदार और एक घटिया औरत हो, तुम मेरे घर रहने के काबिल नहीं हो, चले जाओ मेरे घर से। ये कहकर इसने घर से निकाल दिया। अब मुझे पनाह चाहिए थी, अब मैं कहाँ जाती, इसलिए मैंने एक होटल जाने का फैसला किया और मैं होटल के कमरे में रहकर अल्लाह से दुआ करती कि मैं सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाऊं। मैं अपनी पूरी इद्दत होटल में ही गुजारी थी। मेरी इद्दत खत्म होते ही होटल के मालिक ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा। मैंने अभी तक होटल के मालिक को नहीं देखा था। जब होटल के मालिक को देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने माँ बाप के घर में एक लौती बेटी और मेरे 3 बड़े भाई थे। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मेरे भाई तो मुझसे बड़े थे, मेरी और इनकी उम्रों में काफी फर्क था। मेरे तीनों भाई जवान हो चुके थे और कॉलेज जाया करते थे। उस वक्त मेरी वालिदा को खुशखबरी मिली थी। मेरी माँ ने अपने शौहर से कहा कि इतनी वक्त बाद हमें खुशखबरी मिली है और 3 बेटे भी जवान हो चुके हैं। अब मैं इनके सामने इसका जिक्र कैसे करूं? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी माँ ने मेरे बाबा से कहा कि हम डॉक्टर के पास जाकर अभी इसे छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि इन्हें ये खुशखबरी अपने बुढ़ापे पर कदम रखते ही मिली थी और बच्चे भी जवान हो चुके थे और अपने जवान बेटों के सामने ऐसी हालात में जाने से हिचकिचा रही थी। लेकिन मेरे वालिद ये सब सुनकर गुस्से में आ गई। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें और अबाशन कराने की, ये तो अल्लाह की देन है और हमें अल्लाह के दिए हुए तोहफे को कबूल कर लेना चाहिए। और इसी तरह मेरे बाबा ने माँ को इस बारे में हौसला दिया और अपने 3 बेटों के सामने ये बात कर दी और इन्हें अच्छे तरीके से समझा दिया था। और बेटों ने भी अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया था। जब मैं इनके घर पैदा हुई तो मेरे तीनों भाई बहुत खुश हो गए थे और मुझे गुड़िया की तरह उठाए फिरते थे। मेरी माँ और बाबा इन तीनों को देखकर खुश हो जाते थे और मेरे बाबा मेरी माँ से कहते थे कि देखो तुम फजूल में इतना परेशान हो रही थी, देख लो तुम्हारे तीनों बेटे अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं। मेरी माँ भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती। लेकिन मेरे पैदा होने के बाद माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। बाबा ने माँ को हर तरह से इलाज भी करवाया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर बाबा ने माँ को बड़े डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि इनको ब्लड कैंसर हुआ है और ये भी कहने लगे कि अब ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, इनकी जिंदगी के दिन बहुत ही कम है। और ये खबर सुनते ही मेरे घर वालों पर कयामत आ गई थी। मेरी माँ ने बाबा से कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर मेरे बाप ने माँ से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम कुछ भी मत सोचना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और खुद अपने बच्चों का ख्याल रख पाओगी। लेकिन बहुत ही जल्द माँ हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इस वक्त मैं 3 साल की थी जब मेरी माँ रुखसत होकर इस दुनिया से चली गई थी। माँ के जाते ही हम सब लोग एकदम बिखर गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ चली गई है। इस वक्त मेरे भाइयों ने ही मेरी देखभाल की थी और मैं शुरू से ही अपने बाबा और मेरे भाइयों की बेहद करीब हो चुकी थी। इसी दौरान मेरे बड़े भाई को अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना था और दूसरे भाई भी अपने तालीम में मसरूफ हो गए थे। तो अब मेरा ख्याल रखने के लिए घर में कौन मौजूद होगा, इस बारे में सोचकर ही मेरे बाबा काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो भी अपने काम के सिलसिले में दफ्तर जाया करते थे और मुझे मुलाजिमा के हवाले भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब मेरे बाप के बहन भाइयों ने मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर लें। मेरा बाप दूसरी शादी करने के लिए राजी ना था। इनका ख्याल था कि मेरी औलाद क्या सोचेगी कि माँ की फौत होते ही बाप ने दूसरी शादी रचा ली है। लेकिन इस बात का इल्म जब मेरे भाइयों को हुआ तो उन्होंने कहा कि यही बेहतर है। इस तरह भाइयों के इसरार पर मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने शुरू में मेरे बाप के सामने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन जब मेरा बाप दफ्तर होता या घर मौजूद ना होता तो मेरी माँ मेरी तरफ कोई खास तवज्जो न देती थी। मैं भूख से बिलखती रहती, लेकिन वो मेरी परवाह न करती। रात को जब मेरे भाई और मेरा बाप वापस आता तो मैं अपनी तोतली जबान से इन्हें बताती कि मुझे भूख लगी है, तो अब मेरी माँ इनके सामने मुझसे प्यार करना शुरू हो जाती और मेरे लाड़ उठाने शुरू कर देती थी। इसलिए इन्हें इस बात का अंदाजा ही ना हुआ कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ कैसा सलूक करती है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी उम्र 7 साल हो गई। 3 साल के बाद मेरे भाई बैरून मुल्क से वापस आया। मैं अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो रही थी और वो भी मुझे अपने साथ लगाकर बैठा हुआ था। वो मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछ रहा था और मेरे साथ छोटी छोटी बातें कर रहा था। मैं भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। इसी तरह कुछ दिन गुजरे कि घर में बड़े भाई की शादी का शोर उठा। मैंने जब अपने बड़े भाई की शादी का सुना
तो मैं बेहद खुश हुई। जब मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई की शादी मेरी सौतेली माँ की भतीजी से तय हो ना पाई है तो मैं एकदम से बुझ गई, क्योंकि सौतेली माँ की भतीजी और भतीजे अक्सर हमारे घर आते थे और वो मेरे साथ अच्छा सलूक ना करते थे। मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहती थी कि आप इस लड़के से शादी ना करें, लेकिन मैं इन्हें खुलकर बता ना सकी और ये बात मैंने अपने दिल में ही रख ली। इसी तरह मेरे बड़े भाई की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरा बाप भी अपने बेटे की शादी पर बहुत खुश था। मेरे बाप ने मेरे बड़े भाई को ये कह दिया था कि अब वो बाहर ना जाए बल्कि अपना खानदानी कारोबार ही संभाले। इसीलिए भाई ने मेरे बाप के साथ ही दफ्तर जाना शुरू कर दिया। पहले तो मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बुरा रवैया इख्तियार किए रखती थी, अब इनके साथ इनकी भतीजी यानी मेरे भाभी भी शामिल हो गई थी। एक दो दफा मैंने कोशिश की कि अपने बाप को इनके रवैये के बारे में बता सकूं, लेकिन मेरे बाप ने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी। आहिस्ता आहिस्ता इनका रवैया भी मेरे साथ अजीब सा होना शुरू हो गया। मेरा बड़ा भाई भी अपने कारोबार में मसरूफ हो गया और दोनों छोटे भाई भी अपनी अपनी नौकरियों में मसरूफ थे। मैं पहले भी तन्हाई का शिकार थी और अब भी तन्हाई का शिकार हो गई। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मैं एहसास कमतरी का शिकार हुई जा रही थी। मैं खुलकर किसी से बात नहीं कर सकती थी और अक्सर खानदान में मेरे रवैये पर बातें होने लगी। मेरा बाप तो अब मेरी जिम्मेदारी मेरी सौतेली माँ पर डालकर खुद आजाद हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर के काम करवाने शुरू कर दिए और ये काम मुझसे मेरे भाइयों और भाइयों के गैर मौजूदगी में करवाती थी। मैं इन्हें इनकार भी नहीं कर सकती थी। एक दो दफा मैंने इनकार करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे डराया धमकाया, जिसकी वजह से मैं इनके गुस्से से डरकर काम करना शुरू कर देती। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली थी और मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम कॉलेज में भी तालीम हासिल करो, लेकिन मेरे भाभी और सौतेली माँ ने मेरे भाई से ये कहा कि यह खुद ही आगे पढ़ना नहीं चाहती, इसने तो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया है। पहले कौन से इसके नंबर अच्छे आए थे जो अब ये कोई मुर्गा मारेगी। और यह हकीकत भी थी कि किसी ने मेरी तालीम पर कोई तवज्जो न दी और मैं पढ़ाई में कोई अच्छे नंबर न हासिल कर सकी थी। इसलिए मेरे भाई ने भी मजीद इस बात पर इस्तार न किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के कामों में मगन होती गई और मैंने अपनी मसरूफियात का जरिया घर के कामों में ढूंढ लिया था। घर में जब कोई मेहमान आता तो मैं तरह तरह के खाने इनके लिए बनाती और इनकी खातिर मिदादत करती। मेरे भाई मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाकर मेरी तारीफ करते। अब मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी भी बहुत ही मोटी और नखरे वाली थी। वो कम ही किसी से बातचीत करती थी और ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती। वो तो किचन में जाने की जहमत ना करती थी। बड़ी भाभी फिर भी अपने और अपने शौहर के लिए कुछ ना कुछ बना लेती थी, लेकिन छोटी भाभी ने जो कुछ भी खाना होता वो मुझे ही कहती और मैं इनके सामने इनकी बताई हुई चीज हाजिर कर देती थी और मैं भी किसी से कम ही बातचीत करती थी। मेरे घर वालों ने और मेरे भाइयों ने मेरे इस रवैये को मेरी आदत ही समझ लिया था। अब मेरा बाप भी काफी बूढ़ा हो चुका था और अक्सर बीमार रहने लगा था और मैंने ये एक बात नोट की थी कि वो अब अक्सर परेशान रहता था। मैं इनके लिए परहेजी खाना बनाकर इनके कमरे में ले जाती। काफी अरसे बाद मैं इनके लिए खाना बनाकर इनके कमरे में ले गई तो जब मैं वापस आने लगी थी तो उन्होंने कहा कि कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, क्योंकि काफी अरसे से मेरे बाप ने मुझे इस तरीके से मुखातिब किया था। मैं इनके पास बैठते हुए झिझक रही थी। इनके 2-3 दफा कहने पर मैं इनके पास बैठ गई तो वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए देखते रहे और फिर कहने लगे कि क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों रहती हो। मैंने एकदम से इनकी तरफ नजर उठाकर देखा कि आज इन्हें इतने अरसे बाद ये सवाल कैसे पूछना याद आ गया। मैं तो बचपन से ही खामोश रहना शुरू हो गई थी जब से उन्होंने दूसरी शादी की थी और उन्होंने इतने अरसे बाद मेरी खामोश रहने पर गौर किया है, लेकिन मैंने इनकी किसी बात का जवाब न दिया और अपना सर झुका लिया। कुछ देर के बाद उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहने लगे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें जो भी परेशानी है तुम मुझसे कर सकती हो। मुझे इल्म है कि घर वाले तुम्हारे साथ रवैया अच्छा नहीं रखते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि घर वालों को इस बारे में समझा सकूं। इस तरह कुछ देर बैठकर मैं इनके कमरे से निकल आई और अगला दिन मेरे लिए एक नया इम्तिहान लेकर खड़ा था। जब मैं सुबह उठी और नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मैंने देखा कि मेरा बाप अपनी दूसरी बीवी और मेरे भाइयों को और इनकी बीवियों को लेकर लॉन्च में बैठा हुआ है। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे भी अपने पास बुला लिया और मैंने सबके चेहरों की तरफ देखा तो मुझे किसी अनहोनी का खदशा हुआ, क्योंकि सबके चेहरे लटके हुए और गुस्से से भरे हुए थे। मेरे बाप ने कहा कि आज मैं तुम सबसे कह रहा हूँ कि मेरी बेटी सिमरन पर कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अगर तुम लोगों को किसी काम की जरूरत है तो आप लोग अपना काम खुद उठा करो।
ये इस घर की बेटी है, कोई नौकरानी नहीं। लेकिन तुम लोगों ने इसे नौकरानी ही समझ लिया है। और उन्होंने मेरे भाइयों को भी कहा कि तुम लोगों की बहन के साथ इतने अरसे से ये कुछ हो रहा है और तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि तुम लोगों की बीवियां इससे कैसा सलूक कर रही हैं। मैंने अपना सर झुकाए रखा क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बाप तो ये बात करके अपने कमरे में चला जाएगा, लेकिन इसका असर मेरी जात पर निकलेगा। इसके बाद मेरी सौतेली माँ और मेरी भाभियों का रवैया मेरे साथ मजीद खराब हो गया। अब तो खुल्लम खुल्ला ताने देना शुरू हो चुकी थी कि तुमने अपने बाप के कानों में हमारे बारे में कौन सी बातें डाल दी हैं जो इसने सबको इकट्ठा करके इनकी गलतियां गिनवाई हैं। मैं इनकी बातें खामोशी से सुनती रही। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और घर वालों का रवैया वैसे ही रहा। मेरे बाप की बात करने का घर वालों पर कोई फायदा न हुआ। मेरे बड़े भाई के यहाँ 2 बच्चे हो चुके थे और अब भाइयों की तवज्जो का मोहर और मरकज इनकी बीवियां और इनके बच्चे हो चुके थे। मैं सबकी नजरों में पस पिष्ट चली गई थी। एक जो अच्छी चीज हुई थी वो ये हुई थी कि मेरे बाप को अपने रवैये का एहसास होना शुरू हो चुका था। वो मुझे अक्सर अपने पास बुलाते और घंटों मेरे साथ बातें करते रहते। मैं इनका ये रूप देखकर हैरान हो रही थी जो मैं आज से पहले कभी न देख सकी थी। और उन्होंने मुझसे मेरी सगी माँ की ढेरों बातें की और अपनी शादी की तस्वीरें निकालकर मुझे दिखाते और हमारे बचपन की पुरानी तस्वीरें निकालकर देखते रहते और मुझे बातें बताते रहते। मैं भी जब घर के कामों से फारिग होती तो इनके पास बैठी रहती। मेरी सौतेली माँ और मेरी भाभियाँ मुझे कहती कि अपने बाप के पास बैठी ना जाने क्या करती रहती है। एक दिन मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, इसके लिए अच्छा सा खाना तैयार करना। मैंने इनका हुक्म मानते हुए खाना तैयार किया और जब मेरे बाप का दोस्त आ गया तो मेरे बाप ने मुझे कहा कि सबसे पहले चाय वगैरह का इंतजाम किया जाए। मैंने चाय के साथ दीगर लवाजमात रैली पर सजाकर डाइनिंग रूम में लेकर चली गई तो एक निहायत ही सोबर इंसान मेरे बाप के साथ बैठा गुफ्तगू कर रहा था। उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे बाप से पूछने लगा कि ये सिमरन है, तो मेरे बाप ने हाँ में सर हिलाया तो कहने लगे कि ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है। मैंने तो इसे तब देखा था जब ये 2.5-3 साल की थी। मैं इन्हें देखकर पहचान ना सकी। इस तरह काफी देर बैठकर मेरा बाप और इनका दोस्त बैठे बातें करते रहे और जब खाने का वक्त हुआ तो मैंने खाना मेज पर सजा दिया और उन्होंने मेरे खाने की बेहद तारीफ की। इस तरह कुछ देर बैठकर वो चले गए। इनके चले जाने के बाद मेरे बाप ने घर वालों को एक दफा फिर इकट्ठा किया और कहा कि मैं तुम लोगों से एक अहम बात करना चाहता हूँ। मैं अपने बाप पर हैरान हो रही थी कि वो आज क्या बात करने जा रहा है, लेकिन जो उन्होंने बात की मैं सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी का निकाह करने का फैसला किया। जब मैंने इनकी बात सुनी तो नजरें उठाकर हैरानगी से अपने बाप की तरफ देखा। मेरे बड़े भाई ने कुछ देर के बाद मेरे बाप से कहा कि आपने इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बगैर ही कर लिया। तो मेरे बाप ने कहा कि आज से पहले तुम लोगों ने कौन सी इसकी मामलात के बारे में खबरगिरी की है जो अब तुम लोगों से मशवरा करता, और मैंने नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस घर में नौकरों की तरह काम करती रहे। मैं भी इसकी मुस्तकबिल के बारे में फैसला करता हूँ। मेरे बड़े भाई ने पूछा कि आपने इसका कहाँ पे रिश्ता तय किया है, तो मेरे बाप ने कहा कि मैं इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुका हूँ। मेरे ज़हन में एकदम से इनके दोस्त का चेहरा आया जो सुबह मेरे बाप से मिलने के लिए आए हुए थे। मेरी सौतेली माँ और भाभियाँ भी इस निकाह पर राजी न थी क्योंकि मेरे बाद इनके काम कौन करता। इस तरह मेरे बाप ने खुद ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। घर वालों ने एक दफा भी लड़के को ना देखा था और मैं अपने बाप के इस फैसले पर इनकार न कर सकी, इसलिए खामोशी से इनके फैसले पर सर झुका लिया। तकरीबन 15 दिन के बाद मेरे बाप ने कहा कि जुमे के दिन वो लोग निकाह के लिए आ रहे हैं, इसलिए निकाह का इंतजाम घर में ही किया गया क्योंकि निकाह के लिए चंद ही अफराद आ रहे थे। मेरे घर वालों ने भी निकाह पर शिरकत की और जुम्मे के दिन मेरा निकाह सादगी के साथ हो चुका था। मेरे ससुराल वाले निकाह का जोड़ा लेकर आए थे, मैंने वही जोड़ा पहना था। मेरी सौतेली माँ एक दफा भी मेरे पास ना आई और ना ही कोई तारीफ और दुआएं कलमात कहे थी। मैं अपने कमरे में ही मौजूद थी। बाकी सारे लोग डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे कि एकदम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा बड़ा भाई और मेरा बाप कमरे में दाखिल हुए और मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि मैंने पहले तो सिर्फ तुम्हारे निकाह का फैसला किया था, लेकिन आज ही तुम्हारी रुखसती भी कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो मैंने एकदम से सर उठाकर इनकी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह मैं तुम्हारे भले के लिए ही फैसला कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जिसके साथ निकाह हुआ है वो लड़का बैरून मुल्क नौकरी करता है और इसने थोड़े दिनों के बाद अपने वतन वापस चले जाना है।
تو اس لیے تمہارے سسرال والے چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جائیں تاکہ تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکو۔ اس طرح میرے باپ نے ملازمہ سے کہا کر میرا بیگ تیار کروایا اور میں اپنے باپ کے گلے لگی روتی رہی اور روتے ہوئے بھائیوں سے ملتی ہوئی اپنے گھر سے رخصت ہو کر سسرال والوں کے ساتھ آ گئی۔ سارے راستے میں روئی رہی کیونکہ آج تک میں اپنے گھر سے دور نہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میری کمر تھک چکی تھی اور سفر ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ تقریباً 4-5 گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑے بنگلے میں رکی اور میرے سسر نے مجھے گاڑی سے اترنے کے لیے کہا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ان کے گھر کوئی بھی عورت نہیں ہے جو مجھے گھر کے اندر لے جائے۔ میں اپنے سسر کے پیچھے اور شوہر کے پیچھے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی اور میرے سسر نے میرے شوہر سے کہا کہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، تو میرے کانوں میں میرے شوہر کے الفاظ پڑے کہ آپ ہی اپنی مرضی سے نکاح کر کے لائے ہیں، آپ اسے کمرے کا راستہ خود دکھا دیں۔ جب یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میرا دل اٹھا گہرائیوں میں گر گیا کہ یہ کیا نکاح ان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ میرے سسر نے مجھے میرے کمرے کا راستہ دکھایا اور مجھے کمرے میں داخل کروا کر وہ تو واپس چلے گئے اور کہنے لگے کہ میں ملازمہ کے ہاتھ کھانا وغیرہ بھجواتا ہوں۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد ملازمہ کمرے میں آئی اور اس نے کھانا وغیرہ اور میرے کپڑوں کا بیگ رکھ کر چلی گئی۔ کافی دیر بیٹھی میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی لیکن میرا شوہر کمرے میں نہ آیا اور میں سفر سے بھی کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے آرام و کپڑا نکالے اور تبدیل کر کے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کی اذان سے کھلی اور میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے باتھ روم میں چلی گئی اور نماز پڑھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ خوبصورت شخص کمرے میں دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی جائے نماز سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی لیکن وہ شخص کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اونچی آواز سے کہنا شروع ہو گیا کہ تم اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو کہ میں تم سے نکاح کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ نکاح میرے باپ نے مجھے مجبور کر کے کروایا ہے۔ اس نکاح میں میری کوئی بھی رضامندی شامل نہیں ہے۔ یہ بات کر کے اس نے میری ذات کی دھجیاں اڑا دی اور میں اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سنتے رہی۔ اس طرح کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ویسے ہی کافی دیر بیٹھی رہی کہ کچھ دیر کے بعد میرا سسر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کے رویے کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس کی شادی پاکستان میں ہی کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے ابھی وہ غصے میں ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر میرے باپ کو یہ بات معلوم تھی تو انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میرا باپ مجھے گھر میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا جو مجھے نکاح کر کے فوراً بعد ہی رخصت کروا کر اس جہنم میں ڈھکیل دیا ہے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہ تھا۔ اسی طرح میرا شوہر اسی دن اپنا سامان وغیرہ لے کر گھر سے روانہ ہو گیا اور اپنے باپ سے یہ کہہ کر گیا کہ وہ مستقل ہی یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے سسر نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے اپنے باپ کی ایک بات نہ سنی۔ میرا سسر اپنے بیٹے کے رویے کی بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ان کا بار بار معافی مانگنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ اس طرح مجھے شرمندہ نہ کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے بیٹے کے رویے کا اپنے گھر والوں سے ذکر نہ کرنا، ورنہ میں اپنے دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس کی بیٹی کا رشتہ بہت ہی مان سے مانگا تھا اور اگر اسے اب پتہ چلا تو وہ مجھ سے بے حد ناراض ہوگا۔ اس طرح میں نے ان کی بات مان لی اور میں اپنے باپ سے دن میں 2 دفعہ بات کرتی تھی اور جب میرا باپ مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم اپنا گھر میں خوش ہو تو میں مسکرا کر جواب دے دیتی کہ میں خوش ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میرے سسرال میں صرف میرا سسر ہی تھا۔ ان کی بیوی کافی سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس سے میری شادی ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ سسرال میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ان کے گھر ملازمین تھے جو سارے گھر کو سنبھالے ہوئے تھے۔ مجھے کسی کام کو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں سارا دن فارغ بیٹھ کر بور ہو جاتی تھی اور اگر دل بہلانے کے لیے کچن میں چلی جاتی تو میرا سسر مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ اس طرح میرے سسر نے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو اور انہوں نے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اس طرح میں بھی مصروف ہو گئی۔ دن کے وقت میں کالج چلی جاتی، کالج سے واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور شام کے کھانے میں ملازمہ کی مدد کروا دیتی اور اسی طرح پورا دن گزر جاتا۔ میں کافی عرصے سے اپنے میکے بھی نہیں گئی تھی، وہ نہ ہی میرا میکہ جانے کو دل کرتا تھا کہ ایک دن اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور تب میں اپنے سسر کے ساتھ اپنے باپ کا آخری دیدار اور کرنے کے لیے اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔
जिसकी वजह से वो ये दर्द बर्दाश्त ना कर सके और चल बसे। इस तरह मैं कुछ दिन इधर रह पाई और जब मेरे ससुर ने मुझे कहा कि अगर तुम कुछ और दिन यहाँ रहना चाहती हो तो रह लो, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ वापस जाऊंगी। इस तरह मैं अपने भाइयों से मिलती हुई अपने ससुर के साथ वापस घर आ गई। वापसी पर मेरा दिल बेहद उदास था क्योंकि मैके में वाहिद रिश्ता था जो मुझसे प्यार करता था, वो भी इस दुनिया से चला गया। मेरा ससुर मुझे काफी हौसला देता रहा। इस तरह मैं दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो चुकी थी। इसी तरह काफी महीने गुजर गए। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा कि कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। मैंने इनके कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में देखा तो मेरा शौहर मौजूद था। मैं अपने शौहर को देखकर हैरान रह गई कि वो तो ये कहकर गया था कि मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा, तो अब वो इस घर में क्या कर रहा है। इसने मेरी तरफ पलट कर देखा और मैंने अपनी नजरों इससे हटा ली और इस कमरे से निकलती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरी दिल की धड़कन मेरे ख्वाबों में न आ रही थी और इसकी कही हुई बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। इस दिन मैं सारा दिन अपने कमरे से बाहर न निकली। खाने के लिए मेरे ससुर ने मुलाजिम के हाथ पैगाम भेजवाया कि खाना खाने के लिए बाहर आ जाओ, लेकिन मैं बाहर ना गई। इस तरह उन्होंने खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया। अगले दिन मजबूर मुझे कमरे से बाहर आना पड़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि इसके दिल में तुम्हारे लिए कोई नरमी जज्बात पैदा हो गए हो, इसलिए वो यहाँ आया है। तुम भी अपने रवैये को थोड़ा सा बेहतर करो। मैं इनकी बात सर झुकाए खामोशी से सुनती रही। इस तरह मैंने अपने शौहर के लिए दिल लगाकर खाना तैयार किया क्योंकि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। खाने की मेज पर मेरे ससुर ने मेरे खाने की बेहद तारीफ की। मेरा शौहर खामोशी से खाना खाता रहा, कोई अल्फाज मुंह से ना निकाले। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। मेरा शौहर अलग कमरे में रहता था और मैं अलग कमरे में रहती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे कहा कि वो अपनी जमीनों को देखने के लिए गाँव जाना चाहते हैं और 4-5 दिन के बाद वो गाँव से वापस आ जाएंगे। मैंने इनके जाने पर एतराज किया कि मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने घर में एक नया मुलाजिमा रखा था जो घर का सौदा सलफ लाने लिए बाजार जाता था और जरूरत का सामान लाता था। तो मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इससे कर सकती हो, वो तुम्हें ला देगा। इसी तरह वो गाँव चले गए। मैं कॉलेज से वापस आई और मैं किचन में खाना तैयार कर रही थी और मेरा शौहर दफ्तर गया था और किचन में वही मुलाजिमा सामान रखने के लिए आया और इसने कहा कि मैडम और किसी चीज की जरूरत नहीं, तो मैंने इससे कहा कि नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतनी देर में भी मेरा शौहर अचानक घर आया और किचन के दरवाजे में खड़ा था और इसने कहा कि तुम इतने अरसे से ये रंग रलियां मना रही हो। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा कि वो किस बारे में ये बात कर रहा है। फिर इसने मुलाजिमा को धक्के देना शुरू कर दिए कि तुम इस घर की औरतों पर नजर रखते हो, इस घर से दफा हो जाओ। और इसके बाद मेरे शौहर ने मेरी तरफ रुख किया और कहने लगा कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा था, तुम इससे क्या बातें कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं तो इससे कोई बात भी नहीं कर रही थी, ये मुलाजिमा सामान रखने के लिए किचन में आया था और मैंने तो आज तक किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और सारी जिंदगी मैंने पर्दे में गुजारी और ये आप मुझसे किस तरह की घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया और कहा कि मैं तो पहले ही तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें अभी फारिग करता हूँ। मैं अपने शौहर की मिन्नत समाजत करने लगी कि अगर वो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता तो ना गुजारे, लेकिन मुझे तलाक ना दे, वरना मेरे घर वालों ने मुझे वो कसूरवार ठहराना है। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी बात ना सुनी और वो 3 लफ्ज निकाल दिए और मेरा बाजू पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं इसकी मिन्नत करती रही कि मेरे ससुर को वापस आ लेने दो, लेकिन इसने एक बात ना सुनी और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम से बेघर हो चुकी हूँ क्योंकि इस शहर में किसी को नहीं जानती थी और ना ही यहाँ के रास्तों का इल्म था। मैं कॉलेज ड्राइवर के साथ जाती थी और ड्राइवर के साथ ही वापस आती थी। काफी देर सड़क पर यूं ही चलती रही कि मैं एक कार से टकराते हुए बड़ी मुश्किल से बची और इस कार से एक औरत निकली और मुझे कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम सड़क के बीचों बीच चल रही हो। मैं गायब दिमागी से इस औरत की तरफ देखने लगी तो इस औरत ने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अभी वो ये लफ्ज कह रही थी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और मैं एकदम से नीचे गिर गई। इस औरत ने मुझे सहारा दिया और मुझे लेकर हॉस्पिटल चली गई। कुछ घंटों के इलाज के बाद हॉस्पिटल मुझे फारिग कर दिया तो इस औरत ने मुझे मेरे घर का पता पूछा, लेकिन मैंने इसे कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। इस औरत ने कहा कि इधर एक लड़कियों का हॉस्टल है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। इस तरह वो मुझे लेकर हॉस्टल में आ गई और वहाँ पर
मेरा रहने का इंतजाम करवा दिया और इसके बाद मैं वहाँ रहने लगी। वहाँ रहते हुए मैंने ना ही अपने घर वालों से राबिता किया और ना ही मैंने अपने ससुर से राबिता करने की कोशिश की, क्योंकि जिस रिश्ते की बिना पर इनसे ताल्लुक था वो रिश्ता ही खत्म हो गया, तो इनसे राबिता करने का क्या फायदा था। इस तरह मुझे इस हॉस्टल में रहते हुए 4 माह गुजर गए। अब मैं इस माहौल की आदी हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि इस हॉस्टल की एक मुलाजिमा मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि इस हॉस्टल के मैनेजर साहब के आपके लिए पैगाम लेकर आई हूँ, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा गुस्से से दिमाग फटने वाला हो गया कि अगर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मुझे इस हॉस्टल में रहने के लिए इस हॉस्टल के मैनेजर से शादी करना होगी, और यह बात मैं हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए गुस्से से मैं इस मुलाजिमा से कहा कि मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहती हूँ। इस तरह मैं इसके दफ्तर में चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने दफ्तर का दरवाजा खोला, जिस शख्स को मैंने सामने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मेरे सामने वही मुलाजिमा खड़ा था जो हमारे घर पर काम करता रहा था। मैं हैरान रह गई कि ये तो हमारे घर में मुलाजिमा के तौर पर काम करता था और यहाँ एक सूट बूट में सोबरस सा इंसान लग रहा था। मैंने इसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसने कहा कि आप बैठे, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। इसने मुझे सारी बात बतानी शुरू की कि आपके ससुर मुझे काफी अरसे से जानते थे और जब से उन्होंने आपका निकाह अपने बेटे से करवाया था, लेकिन इनका बेटा इस निकाह पे राजी नहीं था, तो वो आपके साथ हुई नाइंसाफी की तलाफी करना चाहते थे। लेकिन आपके ससुर इस बात पर काफी परेशान थे कि उन्होंने आपकी जिम्मेदारी उठाई हुई है और इसके लिए वो आपका कहीं और जगह पर रिश्ता करवाना चाहते थे, क्योंकि आपके मैके वालों ने तो आपकी तरफ से नजर ही हटा ली थी। मैं चाहता था कि आप मुझे करीब से देख लें और मुझ पर कुछ लें, फिर ही कोई फैसला करें। इसलिए आपके घर में मुलाजिमा बनकर आया था, और लेकिन कुछ वक्त गुजरने से पहले ही आपके शौहर ने तलाक दे दी और मुझे भी घर से निकाल दिया। लेकिन मैं आपका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया और मैं इसी हॉस्टल में मैनेजर के तौर पर काम करता था और इसी औरत को मैंने ही कहा था कि वो आपको लेकर यहाँ आए। मैंने जब इस मैनेजर की बात सुनी तो मैं इस पर शदीद हैरान हुई कि एक मेरा शौहर जिसने मुझ पर शक किया और मेरी तस्लील की, और एक वो अजनबी था जो मुझ पर कितना यकीन रखता था और मेरा ख्याल रखता था। इस तरह इसके दफ्तर का दरवाजा खोला और मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो मेरा ससुर खड़ा था। मैंने इसको देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए और इनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि तुम यहाँ मौजूद हो, लेकिन तुम इद्दत में थी, इसलिए तुमसे राबिता ना हो सका। मैं अपने बेटे के रवैये पर शदीद शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि इस दिन ही मैं जमीनों पर जाता हूँ, ना ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता। इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारे निकाह का फैसला करता हूँ, तुम इससे निकाह करो ताकि मैं भी सुकून से रह सकूं कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। इस तरह मेरे ससुर ने इस मैनेजर के साथ मेरा निकाह करवा दिया और मेरा रिश्ता हर तरह से मेरा ख्याल रखा और मेरी हर इस महरूमी को पूरा किया जो सारी जिंदगी मैंने महसूस की थी। और मुझे अपने भाइयों पर भी बेहद गुस्सा था कि उन्होंने एक दफा भी पीछे मुड़कर मेरा हाल ना पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन मैं अपने शौहर के साथ अपने मैके एक दफा जरूर गई और इन्हें बताया कि मेरा साथ क्या हो चुका है। मेरे भाइयों ने जब मेरी रवादात सुनी तो इन्हें भी शदीद शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने रवैये की मुझसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं इस घर में रहूं, लेकिन मैंने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आई थी कि मैंने अपने बाप का भी फैसला कबूल किया और इस फैसले से इनकार न किया, और इस फैसले ने मेरी जिंदगी में एक भौचाल ला खड़ा किया। लेकिन आज मैं दोबारा से अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस जिंदगी को अच्छे तरीके से और अपने शौहर के साथ खुशहाली से गुजार सकूं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।